नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन पढ़ते हैं उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी साहब को जुकाम है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास में अपन उपेंद्र नाथ अश्क का परिचय तो पढ़ चुके हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, इन एकांकीकार का परिचय तो पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में अपने को शुरू करना है इनके द्वारा रचित एकांकी। और एकांकी का नाम कौन सा है? साहब को जुकाम है। जुकाम है, ये एकांकी अपन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एकांकी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से और कितने पात्र हैं। देखिए, इसमें पहले तो एक मोहन नाम का पात्र आता है और ये मोहन जो है वो एकांकी कार के रूप में सामने आता है। एकांकी कार के रूप में, अर्थात ये इस प्रकार से बात करेगा जैसे उसी ने ही पूरे ढांचे को निर्मित किया है। इसके साथ साथ एक अन्य पात्र आता है जिसका नाम है ब्रज बिहारी। ये भी इस एकांकी का पात्र है। और यदि आपको याद नहीं रहे तो इन दोनों को साथ में याद रख लेना। मोहन अर्थात भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रज में रहते थे, तो मोहन और ब्रज बिहारी हो गए। उसके बाद यदि अपन अगले पात्र की बात करें तो देखिए, अगला एक पात्र आता है इस एकांकी में, शीतल। और शीतल एक पुरुष पात्र है, याद रखना। और शीतल के साथ साथ आप कुमार को भी याद रख लेना। हालांकि ये अलग अलग पात्र है, परंतु आप याद रखने के लिए शीतल कुमारी याद रख लेना। दोनों पात्रों के नाम याद हो जाएंगे। तो मोहन कहाँ रहते हैं? ब्रज में रहते हैं, तो मोहन और ब्रज बिहारी दोनों साथ ही में याद हो जाएंगे। शीतल कुमार याद हो जाएंगे। ठीक है। अब चूंकि अपनों ने से शीतल याद किया है तो से अपन और पात्रों के नाम भी याद कर सकते हैं। जैसे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी भी यहाँ पर है। जो सेक्रेटरी है वो किसका है? धीरेन्द्र दत्त का है। धीरेन्द्र दत्त का सेक्रेटरी है, तो इसलिए सेक्रेटरी और धीरेन्द्र दत्त दोनों के दोनों पात्र हो गए। और से क्या हो गया? श्रीधर हो गया। ठीक है, ये पात्र आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, सेक्रेटरी किसका है? धीरेन्द्र दत्त का। और से कौन सा हो गया? श्रीधर हो गया। ये तीन पात्र यहाँ पर ऐसे याद हो जाएंगे। एक पात्र याद हो जाएगा आपके विश्वनाथ। अब यहाँ पर मोहन कहाँ पर रहते हैं? ब्रज में रहते हैं। वो विश्व के स्वामी है, इसलिए विश्वनाथ याद हो जाएगा। अब विश्वनाथ के साथ साथ एक पात्र और आता है जिसका नाम है कौशल। और इसके साथ साथ एक पात्र और आता है जिसका नाम है रंजन। देखिए, सामान्यतः एकांकी की विशेषता मानी जाती है कि एकांकी नाटक की तुलना में काफी छोटा होता है और इसमें अनेक दृश्य निर्मित नहीं होते। एक ही दृश्य में एकांकी पूर्ण करना होता है और छोटा होता है, तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि एकांकी में पात्रों की संख्या भी कम से कम रखी जाए। तो यहाँ पर पात्रों की संख्या कुछ ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आर्ट सर्किल नामक नाटक मंडली पर एकांकी रचा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज एकांकीकार ने प्रदर्शित की है या दिखानी चाहिए, उसमें एकांकीकार दिखाना चाह रहा है कि जो विभिन्न प्रकार की नाटक मंडलियां होती है, जो नाटक करती है, वो बाहर किस तरीके से आती है, हमारे सामने किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करती है और उनके आपस में, उनके बीच में किस प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, उन सभी चीजों को लेखक ने उभारा है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर नाटक मंडली है, तो नाटक मंडली में एक या दो व्यक्ति तो होते नहीं है, वो एक पूरा समूह होता है। तो इसलिए इस वजह से पात्रों की संख्या ज्यादा रखी गई है। हालांकि ज्यादा बड़े और ज्यादा लंबे संवाद नहीं होने के कारण एकांकीकार यहाँ पर इस एकांकी की रचना में भी पूर्णतः सफल माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने बात की पात्रों की बात की, तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख लेंगे। मोहन और ब्रज बिहारी को साथ में रखेंगे। उसके बाद विश्वनाथ कौशल याद रख लेंगे और शीतल कुमार साथ में याद रख लेंगे। सेक्रेटरी किसका है? धीरेन्द्र दत्त का है।
और से श्रीधर याद रख लेंगे। श्रीधर र से खत्म होता है तो र से रंजन को याद रख लेंगे। ठीक है, यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अब अपन एकांकी के विभिन्न पात्रों के बारे में बात करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं एकांकी के पूर्व दृश्य की ओर। देखिए, कोई भी एकांकी हो, किसी भी प्रकार का एकांकी हो, एकांकी में एकांकीकार पूर्व दृश्य निर्मित करता है, अर्थात पर्दे के सामने अपने को कौन सी चीज और कौन सा दृश्य उभारना है, उस चीज का पूरे का छोटी छोटी बातों का सूक्ष्म रूप से चित्रण करता है। जैसे मान लो अपनों ने दीपदान एकांकी पढ़ा तो उसमें उदय सिंह के कक्ष का महाराजाओं के से कक्ष के समान है वो चित्रण किया गया था। उसके बाद अपनों ने शेखर का वो एकांकी पढ़ा तो शेखर के पूरे पूरे कक्ष का चित्र, जहां पर एपराटस वगैरह किस प्रकार से रखा गया है उसका पूरे का चित्रण किया गया था। अब इस एकांकी में कहां पर एकांकी प्रदर्शित करना है, देखिए अपने को एक आयताकार होल लेना है। ठीक है, एक आयताकार होल लेना है, या फिर यूं कह सकते हो आयताकार बरामदा लेना है। ठीक है, आयताकार बरामदा। अपने को यदि इस एकांकी का प्रदर्शन करना है तो अपने को आयताकार बरामदा लेना है। यहां पर अश्क जी ने एक रईस व्यक्ति का बरामदा लिया है, रईस व्यक्ति के बंगले का एक बरामदा लिया है। और रईस व्यक्ति कौन है यहाँ पर, देखिए रईस व्यक्ति यहाँ पर है धीरेन्द्र दत्त, धीरेन्द्र दत्त। ठीक है, तो यहाँ पर इस एकांकी का प्रदर्शन कहाँ पर किया जा रहा है, देखिए धीरेन्द्र दत्त के बंगले में एक बरामदा है जो आयताकार रूप लिए हुए है, उसमें एकांकी का प्रदर्शन किया जाना है। इसके आसपास का भी चित्रण किया है लेखक ने। कैसे चित्रण किया है, देखिए इस आयताकार बरामदे के पास में ही ये बरामदा है वो धीरेन्द्र दत्त के ऑफिस के पूर्व की ओर है। ठीक है, परंतु मैं यहाँ पर ऑफिस बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि धीरेन्द्र दत्त का स्वयं का दफ्तर है, लेखक इसका नाम दफ्तर रखता है, अर्थात धीरेन्द्र दत्त का क्या है, ये ऑफिस है। ठीक है, अब इसके चारों ओर की अंदर की रूपरेखा लेखक के द्वारा निर्मित की गई है। लेखक क्या कहता है कि देखिए ये आयताकार कमरा है, इसके जो दाईं ओर की दीवार है, दीवार वो नहीं है, तो क्या है यहाँ पर बांस की जो पतली पतली लकड़ियां होती है ना, उनसे उनको बांध बांध कर और एक पर्दे टाइप जिसे लेखक चिक लिखता है, चिक लटका हुआ है, चिक यानी पर्दा लगा हुआ है, और ये बांस की खपचियों से बना हुआ चिक है। तो इस पर नीले रंग का कपड़ा भी लेखक के द्वारा बताया गया है कि इन पर नीले रंग का कपड़ा। सामान्यतः आप देखते होंगे कि ये बाजार वगैरह होता है तो बाजार में जब सब्जियों की या किराना स्टोर जो भी दुकानें होती है तो वहां पर धूप नहीं आए, तो इसलिए वो लकड़ियों के सहारे और ऊपर कुछ लगा देते हैं, जो बांस की पतली पतली लकड़ियों से बंधा हुआ एक पर्दे टाइप होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रीन रंग का कपड़ा भी वहां पर लगाते हैं ताकि धूप है वो ज्यादा परेशान नहीं करे। तो इसी प्रकार से इसके दाईं ओर है वो एक पर्दा लगा हुआ है, चिक पड़ी हुई है। अब ये चिक अगर खुली हुई है मतलब नीचे तक लटकी हुई है, तब तो ये कमरे का एहसास देता है, पूरा का पूरा। कमरे का एहसास कैसे, अब चारों तरफ से बंद हो जाएगा तो कमरा ही होता है चारों तरफ से बंद, और यदि इस चिक को बांध दिया जाता है यानी अपन पर्दे को गोल गोल करके और ऊपर बांध देते हैं, तब यूं लगता है कि ये एक बरामदा है। ठीक है, अब इसमें इसके बाहर है वो इस प्रकार से अनेक है वो कुर्सियां लगी हुई है। कुर्सियां ये किसके लिए लगी हुई है, देखिए ये कुर्सियां लगी हुई है कि यदि इनका धीरेन्द्र दत्त का सेक्रेटरी यदि फ्री है
कि कुछ काम नहीं है तो वो भी यहाँ पे आके बैठ जाता है। या फिर धीरेन्द्र दत्त एक बड़े रईस है, तो इनसे मिलने अनेक लोग आते जाते रहते हैं। तो आने जाने वाले लोग हैं वो भी यदि धीरेन्द्र दत्त को समय नहीं है तो वो इंतजार करने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। इस कमरे की यदि बात करें तो इस कमरे में देखिए ये जो खपचियां वाला पर्दा लगा हुआ है, ये चिक पड़ी हुई है, इस चिक की तरफ पीठ किए हुए एक तो कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है, कुर्सी पड़ी हुई है, और इस इधर यानी इस पर्दे की तरफ पीठ है, उसके बाद कुर्सी है और उसके बाद एक टेबल भी है, ठीक है, कुर्सी और मेज है। कुर्सी और मेज के ऊपर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है, और ये कुर्सी किसकी है? ये धीरेन्द्र दत्त के सेक्रेटरी की है। ये सेक्रेटरी की कुर्सी है। यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य है, और यहाँ पर सामने अनेक कुर्सियां या बहुत ही सुंदर सोफा सेट लगा हुआ है, बीच में गोल मेज लगी हुई है, मेज पर मेजपोश रखा हुआ है, मेजपोश लगा हुआ है, और मेजपोश भी बहुत ही सुंदर कढ़ा हुआ मेजपोश लगा हुआ है। अर्थात यहाँ पर सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी से यदि कोई मिलने आएगा तो वो इन सोफों पे कुर्सियों पे बैठेगा। इसके बीच में सुंदर गोल, यहाँ पर गोल है, गोल मेज लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल मेज लगी हुई है और इस पर सुंदर मेजपोश लगा हुआ है जो कढ़ा हुआ है, ठीक है। ये तो इस बरामदे का दृश्य है। इसके बाद यदि अपन इसकी बात करें इनके दफ्तर की, तो देखिए इनके दफ्तर के बाईं साइड में है वो धीरेन्द्र दत्त के नाम की एक सुंदर नेम प्लेट लगी हुई है, जो लकड़ी की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर लगी हुई है। इनके ऑफिस में भी मेज है और इसके साथ साथ कुर्सी लगी हुई है। मेज और कुर्सी इनके ऑफिस में भी लगी हुई है, और ऑफिस में पूरे में पर्दे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर ऑफिस बना हुआ है। और इस ऑफिस के बिल्कुल बाहर एक स्टूल पड़ा हुआ है। ये स्टूल पर कौन बैठता है? अभी ये खाली पड़ा हुआ है, परंतु ये चपरासी के लिए स्टूल पड़ा हुआ है, ठीक है। धीरेन्द्र दत्त के बाहर हमेशा चपरासी रहता है, क्योंकि धीरेन्द्र दत्त को कोई भी काम होता है तो वो उसको बुलाते हैं, तो ये हमेशा इनके दरवाजे के एक तरफ बैठा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से साज सज्जा की है। अब आज के दृश्य में क्या है? आज के दृश्य में ये है कि यहाँ पर मोहन मैंने आपको बताया था कि एकांकी कार के रूप में आता है, ठीक है, और मोहन के साथ गुप्ता लगा हुआ है, अर्थात मोहन गुप्ता, और बाद में अपन पढ़ेंगे कि ये एक लेखक भी है, ठीक है। तो मोहन गुप्ता यहाँ पर है, कहाँ पर? इस बरामदे में है। मोहन गुप्ता बरामदे में है, और मोहन गुप्ता ने अपने बगल में कुछ फाइलें दबा रखी है और वो इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पर वो घूमता जा रहा है, और जैसे ही अपन ऐसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार इधर उधर घूम रहा है तो वो किसी का इंतजार कर रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि ये किसी का इंतजार कर रहा है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर समझ में आ गया? यानी यदि आप इस एकांकी का अभिनय करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से दृश्य निर्मित करना होगा। अर्थात आपको इतनी तो चेयर्स चाहिए, यहाँ पर स्टूल चाहिए, यहाँ पर सोफा सेट, टेबल चेयर, यहाँ पर मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी के पास जब भी कोई फोन आते हैं धीरेन्द्र दत्त के लिए तो वो यहीं से कॉल देता रहता है। इधर धीरेन्द्र दत्त का स्वयं का ऑफिस होना चाहिए, और ये है किसके घर का दृश्य? ये स्वयं धीरेन्द्र दत्त के बंगले का दृश्य है, ठीक है। अब इस प्रकार से परिचय अपने को शुरू करना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनों ने यहाँ का वातावरण निर्मित किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, अपने को एकांकी किस में दर्शाना है? इस बरामदे में दर्शाना है जो आयताकार है, ठीक है। यहाँ पर कौन था? यहाँ पर जी मोहन गुप्ता थे, ठीक है, और बगल में अनेक फाइलें दबाए हुए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। इस समय वो अकेले हैं, ठीक है। यहाँ पर पास में ही लोन है। लोन का मतलब एक बड़ी सी जगह है जहां पर
पार्टी चल रही है, ठीक है, यहाँ पर पार्टी चल रही है। पार्टी कैसी, छोटी सी पार्टी है, चाय पार्टी है, और पार्टी में अनेक लोग आए हुए हैं, तो उनका शोर यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पीछे कि यहाँ पर एक टेबल है और टेबल पर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है। इस टेलीफोन पर अब घंटी आ रही है, रिंग आ रही है, किसी का फोन आ रहा है। अब यहाँ पर फोन आ रहा है तो ये फोन एक बार बजता है। अब मोहन का खुद का घर नहीं है बेचारे का। अब आप किसी के घर पे गए हुए हो और उसके घर में फोन बज रहा है तो आपकी उठाने की हिम्मत थोड़ी ना हो जाती है। मोहन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो फोन उठा ले, परंतु वो फोन नहीं उठाता। लेकिन जब बार बार यानी लगातार फोन आता जाता है तब फिर मोहन गुप्ता है वो फोन उठा लेते हैं, अर्थात मोहन फोन अटेंड कर लेता है और उठाकर यूं कहता है कि जी, अब बात करने का तरीका देखिए, जी जी हाँ। फिर वो बीच में हंसता है, अच्छा मैं भी यहाँ पे आमंत्रित ही हूँ। अच्छा आप, हाँ ठीक है, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, पर मैं देखता हूँ मेरी अगर यहाँ रहने तक वो लोग आ गए तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब इस प्रकार से मोहन बात कर रहा है, अर्थात कोई व्यक्ति इन्हें यूं कह रहा है कि जी मैं पार्टी में आया था, मैं पार्टी में आया था, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो फोन पर है, वो यूं कह रहा है कि जी मैं पार्टी में आया था, परंतु यहाँ पर मेजबान कोई नहीं मिला। मेजबान का मतलब पार्टी जिसके घर में है उस घर वाले कोई मिले नहीं। अब घर में किसके है जी, धीरेन्द्र दत्त के है, धीरेन्द्र दत्त के घर में पार्टी है। अब यहाँ पर लोग तो पार्टी करने आ गए, लेकिन स्वयं धीरेन्द्र दत्त का यहाँ पर कुछ अता पता ही नहीं है, यहाँ तक कि इनका सेक्रेटरी तक यहाँ पे नहीं मिलता है। तब फिर वो व्यक्ति पार्टी में आता है, देखता है कि स्वयं धीरेन्द्र दत्त है नहीं, तो वो चला जाता है। तो वो घर पे जाके और फिर फोन करता है कि शायद अब धीरेन्द्र दत्त आ गए होंगे। तो वो उनको ये बताना चाहता है कि जी मैं पार्टी में आया था लेकिन आप नहीं मिले और मुझे काम था इसलिए मैं जल्दी निकल आया, ताकि धीरेन्द्र दत्त उसे ये नहीं बोल दे कि आप पार्टी में आए नहीं। तो इसलिए वो कह रहा है। तो मोहन कह रहा है कि जी अभी तक ही कोई नहीं आया, मतलब अभी तक ही यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूं, मैं तो खुद आमंत्रित हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आएगा मेरे सामने, यदि ये सर आ जाएंगे तो मैं उनको बोल दूंगा कि आपका फोन आया, और यदि मेरे सामने ये नहीं आए तो मैं कम से कम उनके सेक्रेटरी को आपका मैसेज पहुंचा दूंगा और फिर ही मैं जाऊंगा। इस प्रकार से मोहन दत्त है वो उससे बात करते हैं, और ये मोहन दत्त बात करते हैं। ये यहाँ का दृश्य है दफ्तर का। अब जहां पर पार्टी चल रही है वहां पर एक व्यक्ति आए हुए हैं, कौन, ब्रज बिहारी। अब ब्रज बिहारी किस प्रकार से बात करते हैं, देखिए हम किसी के यहाँ पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, तो जिसके घर में उत्सव है उसको समय नहीं रहता हमें समय देने के लिए, तो वो पार्टी की व्यवस्था देख रहा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो और लोग आए हुए होते हैं उनके साथ बातें करने में लग जाते हैं। बातें किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उन्हीं का बहुत ही यथार्थ चित्रण लेखक के द्वारा यहाँ पर किया गया है। देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।